मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है 21 मार्च रात को। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई चीफ मिनिस्टर अपने पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इस स्कैम में कहा जाता है कि दिल्ली में एक शराब नीति यानी एक पॉलिसी बनाई गई है। वो पॉलिसी साउथ के एक ग्रुप को फेवर करती है, यानी उस ग्रुप को फेवर करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है। ईडी का कहना है अरविंद केजरीवाल मुख्य अभियुक्त नहीं है इस केस में, इस घोटाले में मुख्य अभियुक्त नहीं है, लेकिन ईडी ये भी कहती है केजरीवाल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में शामिल हैं। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है? जब कोई घोटाला हो जाता है तो उस घोटाले से जो पैसा मिलता है उसको कहाँ यूज किया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, कहाँ छिपाया जाएगा, ये सब करने के लिए चाहे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कोई भी पर्सन इन्वॉल्व होता है तो उस केस में उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन सकता है। तो यही केस इन पे हुआ है। ये नहीं अरविंद केजरीवाल साजिश नहीं किए, अरविंद केजरीवाल घोटाला नहीं किए थे। घोटाले से जो पैसा आया है उसको कहाँ यूज किए हैं, कहाँ छिपाया गया है, ये केस उन पे बना हुआ है। इसीलिए बार बार न्यूज में ये दिखाया जाता है मनी ट्रेल किस तरफ जा रहा है, मनी ट्रेल कहाँ पर है। अरविंद केजरीवाल अभियुक्त नहीं है, लेकिन केजरीवाल क्या इस पैसे का कहाँ यूज किए हैं, कहाँ नहीं किए हैं, ये तो ट्रायल में ही पता चल पाएगा। इनका ट्रायल जब शुरू होगा, जब एक्साइज घोटाले यानी कि शराब घोटाले का ट्रायल शुरू होगा, उसके बाद ही इनका ट्रायल शुरू हो पाएगा। लेकिन 1.5 साल हो गया, अभी तक इस घोटाले का ट्रायल शुरू ही नहीं हो पाया। अब सवाल ये उठता है, क्या ट्रायल शुरू नहीं होगा तब तक ये लोग जेल में ही रहेंगे? अब पीएमएलए कोड जो होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो होता है, उसमें एक सेक्शन है 45 सेक्शन जो है वो कहता है कि जमानत से संबंधित जो भी कानून है उसके बारे में कहता है। पीएमएलए एक ऐसा कानून है जहां पर जमानत मिलना लगभग नामुमकिन होता है। अगर ईडी उसका यानी जांच एजेंसियां उसका विरोध करें। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2018 में सेक्शन 45 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था, लेकिन बाद में सरकार ने उसको अमेंड कर दिया, फिर ले आया। अगर किसी पर्सन के ऊपर पीएमएलए का केस लग जाता है तो उस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ जिस पर्सन के ऊपर ये केस लगता है उसे साबित करना होगा कि मैं निर्दोष हूं। इसीलिए इस केस में ये केस लंबा चलता रहता है, यानी कि अरविंद केजरीवाल को साबित करना पड़ेगा कि मैं निर्दोष हूं। एक चीज और है, ईडी ने सबसे पहला पीएमएलए केस 2008 में दायर किया था ओपीएम इंटरनेशनल कंपनी के अगेंस्ट में और उसके डायरेक्टर और कुछ लोगों पर। लेकिन 15 साल बाद सारे अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। अब आप खुद सोचिए, 15 साल तक वो लोग जेल में रहे, उसके बाद ये लोग बरी किए गए। एक तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है आर्टिकल 21 उसका भी उल्लंघन हो रहा है। ये लोग अपना केस इतना लंबा खींचते रहते हैं और बाकी लोग जेल में रहें। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे कानूनों में, ऐसे केसों में प्रोसेस इज पनिशमेंट। जो ये अभी इनको पनिशमेंट मिला ही नहीं है, जो प्रोसेस प्रक्रिया चल रही वही इनके पनिशमेंट से ज्यादा वही हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी जांच एजेंसी ने
किसी अभियुक्त को रिमांड पर लिया है तो 60 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल करना कंपलसरी है। अगर 60 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल नहीं किए तो 30 दिन का एक्सटेंशन मिल सकता है, यानी टोटल 90 दिन का। अगर 90 दिन में चार्जशीट नहीं फाइल किए तो उस केस में अभियुक्त इंटाइटल हो जाता है जमानत के लिए, यानी अभियुक्त का अधिकार हो जाता है जमानत के लिए। अब इनके केस में क्या है, चार्जशीट फाइल किए, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किए, फिर दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के केस में। ऐसे ऐसे ये सिर्फ लंबा खींच रहे हैं। टोटल 5 सप्लीमेंट्री केस, 5 सप्लीमेंट्री चार्जशीट ये फाइल कर चुके हैं इतने सालों में, जिसके कारण जमानत में इनको जमानत में रुकावट आ रही है, इनके जमानत पर। और केस अरविंद केजरीवाल पे कोई डायरेक्ट केस नहीं है, सिर्फ गवाहों के आधार पर और गवर्नर के आधार, कुछ गवाहों के आधार पर, गवर्नर के आधार पर ही इनको अरेस्ट किया गया है। सरकार क्या करती है, कुछ गवाहों को अरेस्ट कर लिया, उनसे स्टेटमेंट लिया, एक बार स्टेटमेंट सरकार के अगेंस्ट आया कि केजरीवाल उसमें इन्वॉल्व नहीं है, केजरीवाल बेकसूर हैं। फिर दोबारा स्टेटमेंट आता है उन्हीं गवाहों का, फिर भी केजरीवाल बेकसूर है। दोबारा स्टेटमेंट आता है तो उसमें केजरीवाल को गुनाहगार मान लिया जाता है शराब घोटाले में। ऐसे ऐसे कर करके सभी गवाहों को सरकार उनके अगेंस्ट में, केजरीवाल के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया गया और इन सब गवाहों को सरकारी गवाह बना दिया गया और सबको जमानत पे रिहा कर दिया गया। लेकिन अभी तक देखिए इन लोगों को तो रिहा कर दिया गया, लेकिन मनीष सिसोदिया को रिहा नहीं किया गया। दिनेश चोपड़ा शराब कारोबारी हैं। ये सरकारी गवाह, इनके ऊपर ईडी भी जांच कर रही है और सीबीआई भी जांच कर रही है शराब घोटाले में। जब ये सरकारी गवाह बन गए तो इनको जमानत पे रिहा कर दिया गया। कुछ गवाह ऐसे हैं जिनके रीढ़ में, कमर में दर्द हुआ, दर्द होने के बाद वो केजरीवाल के अगेंस्ट खड़े हो गए और उनको जमानत पे रिहा कर दिया गया। ये नीति है सरकार की।